देखेंगे संसद की शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक को। बिहार में विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी जेडीयू में क्यों मची खींचतान, जानेंगे कौन कर रहा है पीएम मोदी को ब्लैकमेल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे शिंदे की बीजेपी को सख्त चेतावनी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। 2014 के बाद से देश में संवैधानिक संस्थाओं को किया गया कमजोर। बोले कांग्रेस और गांधी परिवार से इनको बड़ी समस्या। असम में 6 जातीय समूहों को एसटी का दर्जा देने पर बवाल। छात्रों ने बीटीसी सचिवालय पर बोला धावा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सीएम शर्मा से की मौजूदा एसटी समुदाय लोगों की रक्षा करने की अपील। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण बेघर हुए लोगों का राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन। बोले घर लौटने दो, 2023 से ही राहत शिविरों में जीवन बिता रहे हैं लोग। पुदुचेरी पहुंचा साइक्लोन दित्वा, पोर्ट पर लगा वार्निंग फ्लैग। आईएमडी ने 4 राज्यों के लिए जारी किया है रेड अलर्ट। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर। संसद सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। संसद सत्र से ठीक पहले दर्ज हुई इस एफआईआर से एक बात साफ हो गई है कि सरकार टकराव के रास्ते पर है। तो क्या है पूरी खबर देखिए। संसद सत्र से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि ईडी की तरफ से पहले ही इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। सोनिया और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ भी हो चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई हो रही है कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं, यानी कोर्ट पूरे मामले को खारिज तक कर सकता है। 16 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर साफ कर दिया है कि मोदी सरकार इस मामले को खींचना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कहा गया है कि 2010 में एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति थी, जिसे उसने कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडिया ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि करीब 2 दशक पुराने इस मामले में अब तक ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां कोई सबूत नहीं जुटा पाई हैं। ऐसे में संसद सत्र शुरू होने से पहले अचानक हुई इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है। हमारे वकीलों ने बार बार कहा है कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, और दूसरी बात ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट कहां से आएगा। इस केस का कोई बेस नहीं है। दिल्ली पुलिस ऊपर से आने वाले ऑर्डर को फॉलो करती है। संदीप दीक्षित ने इसे लेकर सीधे मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वहीं दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। साथ ही कहा कि आखिर में न्याय की ही जीत होगी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया है, जिसके बाद सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। वैसे सवालों में चुनाव आयोग भी घिरा हुआ है। जिस तरह एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है, बीएलओस की जान जाने की घटना सामने आ रही है, उसे लेकर विपक्ष हमलावर है और अब चुनाव आयोग भी उसके दबाव में दिखाई दे रहा है। उसने एसआईआर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब चुनाव आयोग भी विपक्ष के दबाव में नजर आ रहा है। उसने इस प्रक्रिया को रद्द तो नहीं किया और न ही इसे टाला है, लेकिन इसकी समय सीमा जरूर बढ़ा दी। जी हाँ, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। आयोग ने कहा कि मतदाता जोड़ने हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यानी पूरा का पूरा कार्यक्रम बदल दिया गया है और माना जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ है विपक्ष के दबाव में, क्योंकि एसआईआर का विरोध तो विपक्ष ही कर रहा है। बीजेपी को इस प्रक्रिया से कोई शिकायत नहीं है, ना ही उसे इसमें कोई खामी नजर आ रही है, जबकि विपक्ष बीएलओस पर बढ़ते दबाव का मुद्दा भी उठा रहा है। एसआईआर के दबाव के चलते कई बीएलओस ने अपनी जान ले ली। इसकी कई रिपोर्ट भी सामने आई है और विपक्ष ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए कि आखिर उसे इतनी जल्दबाजी क्यों है, जिसके बाद अब आयोग की तरफ से प्रक्रिया की टाइमलाइन में तो बदलाव किया ही गया, साथ ही बीएलओस को डबल सैलरी देने का भी ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना कर दी है।
वहीं बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी भी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को खत लिखकर बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए थे। चुनाव आयोग के रुख में ये बदलाव विपक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। आज विपक्ष के दबाव में प्रक्रिया में ढील दी गई है, कल ये प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आ रहा है। इसे विपक्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से इस प्रक्रिया का विरोध अभी थमने वाला नहीं है। इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देगी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। और इस सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्र में उठने वाले कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी आज 30 नवंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। संसद भवन में हुई इस बैठक में विपक्ष ने अपने एजेंडे के मुद्दे सरकार के सामने रखे, जिसमें दिल्ली धमाके पर बहस, लोकतांत्रिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा, विदेश नीति जैसे विषय प्रमुख रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कुल 19 दिन के सत्र में केवल 15 दिन चर्चा संभव है। शायद ये अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा। ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को पटरी से उतारना चाहती है। ये सरकार संसद की परंपराओं को दफनाने में लगी है और इसी वजह से विपक्ष एकजुट है। तो वहीं सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 14 विधेयकों की सूची तैयार की है, जिसमें जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025, आईबीसी, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, अध्यादेश बदलने के लिए रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, नेशनल हाईवेज जैसे विधेयक प्रमुख हैं। सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया और सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। इस दौरान केंद्रीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सर्दियों का मौसम है, उम्मीद है सब लोग ठंडे दिमाग से काम करेंगे, बहस हो लेकिन व्यवधान नहीं। शांत माहौल देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सुचारू चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में कुल 15 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इस बार सत्र में सिर्फ 15 बैठक होंगी, जो सामान्य तौर पर होने वाली 20 बैठकों के मुकाबले काफी अहम है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी कमर कस ली है। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है। सत्र शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों पर मंथन किया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली। क्या है संसद में विपक्ष का पूरा प्लान, देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं की अपने आवास पर बैठक बुला ली, जिसमें संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। जिन मुद्दों को उठाने की बात हुई उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, एसआईआर का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा किसानों के मुद्दे और विदेश नीति को लेकर भी संसद में सरकार से चर्चा कराने की मांग की जाएगी। कांग्रेस ने अपने तेवर पहले ही दिखा दिए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि एसआईआर के मुद्दे पर इस बार सरकार को नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे सरकार की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि वो एसआईआर पर चर्चा करा सकती है। इस मुद्दे पर संसद सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने तो साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाएगी। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब वोट चोरी नहीं बल्कि वोटों की डकैती कर रही है। सरकार पर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष लोकतंत्र और संसदीय परंपरा और मर्यादा को खत्म करना चाहता है। संसद को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। साफ है, इस बार संसद का शीतकालीन सत्र मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र में जबरदस्त बहस होने वाली है, तो बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में भी टकराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के बाद राज्य का पहला विशेष सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। ये सत्र बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार विधानसभा पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। विधायकों के हाथों में कागज की जगह टैब दिखेगा। तो इस 5 दिन के सत्र में क्या क्या होने वाला है खास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ होगी। सबसे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद मंत्रियों की शपथ होगी। फिर विधानसभा सदस्य बारी बारी से शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और ये सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस दिन सभी नए सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण होगा। फिर 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और आखिरी दिन यानी 5 दिसंबर को दूसरे अनुपूरक बजट पर सदन में बहस होगी। साथ ही विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। बता दें, इस बार सत्र में जेडीयू और बीजेपी के बीच तीखी बहस भी दिख सकती है। जेडीयू के अंदर गृह विभाग चले जाने को लेकर नाराजगी दिख रही है और ऐसे में अब स्पीकर के पद को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं। नीतीश को इस बात का एहसास है कि अगर स्पीकर का पद गया तो सरकार भी चली जाएगी, इसलिए उन्होंने स्पीकर पद बीजेपी को नहीं देने का मन बना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री से साफ कह दिया गया है कि इस बार जेडीयू का स्पीकर होगा। एनडीए के अंदर स्पीकर पद को लेकर 2005 से लेकर 2020 तक जो समझौता था वो ही चलेगा, यानी स्पीकर का पद जेडीयू को ही मिलेगा। खैर, अब देखना होगा कि स्पीकर पद का ताज किसके सिर सजता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तनाव बना हुआ है। स्पीकर पद को लेकर विधानसभा में जमकर बवाल